दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन्न परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो रसायन विज्ञान के अंतर्गत रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है क्या? ऑप्शन है आपके हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना या पानी में चीनी का घुलना। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, पानी में चीनी का घुलना जो है ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, अन्य सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी और उत्क्रमणीय होती है। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है क्या? प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या फिर जैविक? तो सही उत्तर है जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। दोस्तों, भौतिक परिवर्तन वह कारक है जिसमें वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कारक या परिस्थितियां हटा लेने पर वह पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना या नमक का पानी में घुलना। तो सही उत्तर है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दोस्तों, रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता है, यानी रासायनिक परिवर्तन अस्थायी और सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होती है। इसलिए सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक प्रक्रिया है और कारक या परिस्थितियों को हटा लेने पर वह पुनः सब्जियों में नहीं परिवर्तित हो सकता है, इसलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलन, दुग्ध का अस्कंदन। तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण केवल 3 हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन और बर्फ का गलन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन जो है ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। वाष्पन यानी इवेपोरेशन भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। दूध का आस्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना और कागज जलना ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। कारण है, उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, आप जानते हैं कि उच्चतर तापमानों पर रासायनिक प्रक्रिया तीव्रतर हो जाती है, बिल्कुल, क्योंकि आणविक गति और तेज हो जाती है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आप जान लीजिए, जब तापमान बढ़ाया जाता है तो अणुओं की गति तेज हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया की गति प्रतिकारकों के सांद्रण, ताप, भौतिक अवस्था और प्रतिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। सामान्यतः प्रतिकारकों का ताप जितना अधिक होता है उनकी प्रतिक्रिया उतनी ही तीव्र होती है। अगला प्रश्न है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है आपको बताना है। ऑप्शन है, प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में या अम्ल के रूप में। तो सही उत्तर है
ऊष्मा के रूप में। दोस्तों जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें लवण के आयन और जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं। इसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पाश्चुराइजेशन को जान लीजिए दोस्तों, इसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इसको पाश्चुराइजेशन कहा जाता है। हिंदी में इसको पाश्चुरीकरण कहते हैं। पाश्चुरीकरण दोस्तों द्रव जो है खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है। इस विधि की खोज लुई पाश्चर ने की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम पाश्चुरीकरण पड़ा। इसमें दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके बाद उसे 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। इस पाश्चुरीकरण प्रक्रिया से दूध में उपस्थित हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, पाश्चुरीकरण संबंधित है किससे? दुग्ध के निर्जमीकरण से, दुग्ध के निर्जलीकरण से, दुग्ध के किण्वन से या दुग्ध के आसवन से? तो सही उत्तर है पाश्चुरीकरण दुग्ध के निर्जमीकरण से संबंधित है। दोस्तों आप जान लीजिए, पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी तरल या दूध का निर्जमीकरण करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को 16 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस तक के तापक्रम पर रखते हैं। उसके बाद उसे शीघ्रता से ठंडा करके संरक्षित कर लेते हैं और इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अलवणीकरण समुद्री जल सही सुमेलित है। प्रतिलोम परासरण पेयजल यानी आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। विकृतीकरण प्रोटीन सही है। पाश्चुरीकरण चाय तो सही नहीं है। दोस्तों पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध का निर्जमीकरण यानी रोगजनक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करके उसके भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने की थी। चाय की क्यूरिंग होती है, न कि पाश्चुरीकरण। अगला प्रश्न है, फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है दूध, चाय, पानी या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। दोस्तों एल्काइन फास्फेटाइज, देखिए एल्कालाइन फास्फेटेज कच्चे दूध में प्राकृतिक रूप से उपस्थित एक एंजाइम होता है जिसका उपयोग दूध के उचित पाश्चुरीकरण के एक संकेतक के रूप में किया जाता है। एल्कालाइन फास्फेटेज परीक्षण का उपयोग ये सूचित करने के लिए किया जाता है कि दूध पर्याप्त रूप से पाश्चुरीकृत हुआ है या नहीं और क्या वह पाश्चुरीकरण प्रक्रिया के पश्चात कच्चे दूध से दूषित हुआ है। फास्फेटेज परीक्षण का उपयोग जल के प्रदूषण की जांच के लिए भी किया जाता है और एएलपी परीक्षण दूध की चाय यानी मिल्क टी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न आप जानते होंगे दोस्तों, अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है या कोई संबंध नहीं है? तो सही उत्तर है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। दोस्तों जल में विलेय या अन्य घुलनशील पदार्थ को मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है क्योंकि सतह पर उपस्थित अविलेय अणु जल के वाष्पन की दर को कम करता है। इससे विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। बिल्कुल जो है ये सही है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, तो ये गलत है। तो ए सही और आर गलत है, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अशुद्धियों के मिलाने से द्रव का क्वथनांक तो बढ़ता है जबकि गलनांक कम हो जाता है। तो याद रखिएगा, अशुद्धियों के या अपद्रव्यों के मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, गलनांक कम हो जाता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती हुई बर्फ में यदि कुछ नमक, सोडा आदि मिला दिया जाए तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है और ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण या फ्रीजिंग मिश्रण कहते हैं। तो कथन ए आपका सही है जबकि कारण आर गलत है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि जल में जब मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ये आपका जो है दोस्तों, ये जल में जब मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर पहला देखिए जो है यहाँ पर शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए सही है। और मिथाइल एल्कोहल, जब जल में मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर दोनों ही कथन, एक और दो, दोनों सही हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि शुद्ध जल में नमक को घोलने पर जल का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। लेकिन जल में जब मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। अगला प्रश्न है, दूध किसका उदाहरण है? विलयन का, फेन का, इमल्सन यानी पायस का या वायुवियल का? तो सही उत्तर है इमल्सन यानी पायस का उदाहरण है दूध। दोस्तों, दूध एक इमल्सन का उदाहरण है। इसे विटामिन सी के अलावा इसमें सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? दूध, खून, आइसक्रीम या शहद? तो सही उत्तर है शहद कोलाइड नहीं है। कोलाइड एक विषमांगी विलयन होते हैं और ये विलयन टिंडल प्रभाव यानी कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन तथा ब्राउनी गति को दर्शाते हैं। शहद टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, इसलिए ये कोलाइड नहीं है। अगला प्रश्न है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? ऑप्शन है गैस में द्रव, द्रव में गैस, गैस में ठोस या द्रव में द्रव। तो सही उत्तर है कोहरे में गैस में द्रव का कोलाइडी तंत्र बनता है। दोस्तों, कोहरे में जलवाष्प का संघनन लघु जल बिंदुओं के रूप में होता है जो धरातल की दृश्यता को प्रभावित करता है। जब धरातल के नज़दीक स्थित वायु का तापमान उषांक तक पहुंच जाता है और हवा ठंडी हो जाती है, तब उसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन वायुमंडलीय धूल कणों इत्यादि के चारों तरफ हो जाता है। ये संघनित जल की बूंदें हल्की होने के कारण हवा में ही लटकी रहती हैं और हवा के साथ स्थानांतरित होती रहती हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है, आपको बताना है। कथन है आपका कि एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। बिल्कुल सही है, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, तो सही है। कारण है कि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। बिल्कुल सही। दोस्तों, ये इसमें आप देखिए पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है, ये आपका गलत है। तो ए सही परंतु आर गलत है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए। किसी मिश्रण में दो या अधिक पदार्थों के कण किसी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। कोई मिश्रण समांगी या होमोजीनियस या विषमांगी या हेट्रोजीनियस हो सकता है। किसी समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित होते हैं। इसका अर्थ है कि मिश्रण में घटकों के कण संपूर्ण मिश्रण में एक समान रूप से बिखरे रहते हैं और पूरे मिश्रण का संगठन एक समान होता है। नमक और पानी का घोल एक समांगी मिश्रण है, इसलिए दिया गया कथन सही है, जबकि कारण गलत है। विषमांगी मिश्रण का संगठन पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होता है। अगला प्रश्न है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? ऑप्शन है द्रव्यमान, घनत्व, सांद्रता या आयतन। तो सही उत्तर है आयतन। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो चीनी पानी में घुली रहेगी। इसमें और चीनी घुलने की संभावना रहेगी क्योंकि विलयन असंतृप्त है और इस प्रक्रिया में विलयन की सांद्रता और घनत्व बढ़ जाएगा, लेकिन आयतन नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न है, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया के द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विसरण, वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण या परासरण। तो सही उत्तर है परासरण। दोस्तों, परासरण या ऑस्मोसिस
पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये पोषक तत्वों के वितरण और अपशिष्ट उत्पादों की निकासी में मदद करता है। पौधों और जंतुओं दोनों की जीवित कोशिकाएं एक अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी होती हैं। इसे कोशिका झिल्ली के रूप में जाना जाता है और ये झिल्ली कोशिका और उसके वातावरण के बीच एक चयनात्मक अवरोध का कार्य करती है और वातावरण से विषाक्त पदार्थों को कोशिका में ये प्रवेश नहीं करने देती है। पौधों में परासरण प्रक्रिया द्वारा जड़ों की अर्धपारगम्य झिल्ली के उपयोग से मिट्टी से जल और खनिजों का अवशोषण होता है। अगला प्रश्न है, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? ऑप्शन है सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन, परासरण या प्रसार। तो सही उत्तर है परासरण। दोस्तों, परासरण या ओस्मोसिस की क्रिया अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर होती है। परासरण में विलायक के अणु कम सांद्रता यानी लो कंसंट्रेशन के क्षेत्र से अधिक सांद्रता के क्षेत्र की ओर गति करते हैं और खीरे में नमक डालने से बाहरी क्षेत्र की सांद्रता अधिक हो जाती है, जिसके कारण खीरे के अंदर का पानी बाहर निकलने लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला है कि परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है, ये गलत है। प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है, ये भी गलत है। तो सही उत्तर न तो 1 और न ही 2, इसको आप समझिए। दोस्तों, परासरण के प्रक्रम में किसी भी विलायक में प्रवाह या प्रसरण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है। प्रतिलोम परासरण में बाह्य दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है और सांद्र विलयन पर बाह्य दाब लगाकर उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के अणुओं और आयनों को विलयन से पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? ऑप्शन है आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है आसवन। दोस्तों, आप जान लीजिए, आसवन या डिस्टिलेशन की प्रक्रिया का उपयोग तरल अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है, जबकि ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलीकरण का उपयोग ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किसमें? रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में या एक मिश्रण से पदार्थों के अलग करने में। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने के बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज और इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इस विधि के द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है इस परिघटना को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई ठोस पदार्थ बिना तरल अवस्था में आए ही सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है अथवा वाष्प बिना तरल अवस्था में आए सीधे ठोस में बदल जाता है, इसको सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। और ऐसे पदार्थों का ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहा जाता है जैसे कपूर और नेफ्थलीन आदि। अगला प्रश्न है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है ऊर्ध्वपातन। दोस्तों, एक ठोस से सीधे तरल अवस्था में परिवर्तित हुए बिना गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? आपको बताना है। ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, आसवन, क्रोमेटोग्राफी, आंशिक आसवन या कोई नहीं। तो सही उत्तर है रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। और आप जान लीजिए कि नेफ्थलीन या कपूर ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जा सकता है और ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए ही परिवर्तित हो जाता है।
अगला प्रश्न है, सूची 1 में उपचयनांक और सूची 2 में तत्व के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए, सूची 1 में उपचयनांक दिए गए हैं और सूची 2 में तत्व दिए गए हैं। तो मैग्नीज ऑक्साइड का मैग्नीज का उपचयनांक, मैग्नीज ऑक्साइड में मैग्नीज का उपचयनांक कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, देखिए जो है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ये 4 हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का उपचयनांक 2 हो जाएगा। इसके अलावा देखिए कि NaAiH4 में Ai का उपचयनांक 3 हो जाएगा और H2SO4 में S का उपचयनांक 6 हो जाएगा। तो सही उत्तर 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि किसी यौगिक की ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है और यह उसमें उपस्थित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं के घटक के अनुसार के योग होता है। तो जैसे MnO2 में Mn का उपचयनांक जो है, ये ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या इसमें -2 X4 है, तो Mn यानी मैग्नीज का उपचयनांक 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका सही उत्तर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संक्षारण के उदाहरण हैं कौन से? ऑप्शन है, सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, लाल पर लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, उपर्युक्त तीनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है उपर्युक्त तीनों संक्षारण यानी डिस्ट्रक्शन के प्रकार हैं। दोस्तों वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का सने सने क्षय होना संक्षारण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना यानी लोहे पर भूरे रंग की परत जमना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना और सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, ये सभी संक्षारण के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान में भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि आगामी परीक्षाओं में जब ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।